अल्मस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। Almas Trading, a world of electronics and camera. नमस्कार, मैं सिद्धांत राय शर्मा, अंडमान निकोबार का एक युवा चेहरा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के मैटर में और छात्रों से संबंधित जो भी विषय था, मैं पहले विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आप सभी के सामने रखता था और छात्र आंदोलन में मैंने बहुत काम किया है। तो करेंटली ये प्रेस वार्ता डीम्ड यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी के ऊपर में है। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप सभी के सामने इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कई तथ्य रखने वाला हूं जो आपको ज्ञात है और कई ऐसे तथ्य जो आप सभी को ज्ञात नहीं भी है। और साथ ही इन तथ्यों के माध्यम से मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कैसे एक डीम्ड टू बी अ डेमोक्रेसी है। डीम्ड टू बी अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और इसे माना जा रहा है कि ये एक लोकतांत्रिक जगह है। तो पहले मैं इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप सभी को कुछ इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। I'm the flame. Khulja Sim Sim. 2018 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था अंडमान में, उस समय अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो अनाउंसमेंट है वो उनके माध्यम से करवाया था। उसमें उन्होंने केवल इस यूनिवर्सिटी के बारे में चंद शब्द कहे कि एक यूनिवर्सिटी ऐसा अंडमान में स्टैब्लिश होगा। तब जनता ने उनके शब्दों को सुन करके इसे स्वीकारा था। बाद में जब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, पूरा विषय क्या है, अभी मैं आगे ये भी बताने वाला हूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये भारत में कब से आया है और कौन से लॉस है और यूजीसी के कौन से गाइडलाइंस है जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है। तो उसके बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो एक गैजेट निकला था, इस गैजेट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इस डीम्ड यूनिवर्सिटी को अगर स्टैब्लिश कहीं पे करना है तो वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा यूजीसी में, और यह एप्लीकेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यूजीसी में फाइल किया था 20 जनवरी 2023 को, 20 जनवरी 2023। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग अंडमान में कई छात्र संगठन बहुत समय से कर रहे हैं, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है जिससे मैं जुड़ा रहा कई सालों तक, अभी भी मैं उसका पूर्व कार्य करता हूं। तो 2021 में हम लोगों ने एक आंदोलन किया था कि हमें अंडमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें अंडमान में कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए जिसका कोई ऑटोनोमस बॉडी ऐसा नहीं होगा जो कि एक राष्ट्रव्यापी यूनिवर्सिटी, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित हो। हमें चाहिए तो या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी केवल अंडमान के लिए चाहिए, या तो जो पौंडीचेरी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी जो है, जो एफिलिएशन अंडमान के कॉलेजेस को एफिलिएशन देता है, वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। 2021 में जब विद्यार्थी परिषद ने कई सारे आंदोलन किए, उसके बाद में जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का विजिट हुआ,
उस विजिट में मैं पर्सनली था। उस विजिट में हमने पूरे डेलीगेशन के साथ, यहाँ तक कि छात्रों के साथ भी ये पूरा विषय अमित शाह जी के सामने रखा, और उसमें अमित शाह जी ने हमें कहा कि आप इस विषय को, अगर आपको लगता है कि इसको रेस करना चाहिए तो आप इसमें रहिए, और वो स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस विषय के ऊपर में बात करेंगे कि छात्र है वो इसके अगेंस्ट में क्यों है, और उसका डिटेल्स लेंगे। उसके बाद में जब करंट राष्ट्रपति मैडम जी द्रौपदी मुर्मू जी का जो विजिट हुआ था अंडमान में, उस विजिट में भी मैं पर्सनली था, और कई छात्र भी थे उसमें भी हमने मैडम के सामने ये पूरा विषय रखा। तो उन्होंने अभी तक कोई भी अथॉरिटी जिस प्रकार से जिन्होंने इतना एंटरटेन नहीं किया होगा इस विषय को, बहुत ही अच्छे से प्रेसिडेंट मैडम ने हमारी बात को सुना, और उन्होंने कहा कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से इसके ऊपर अपडेट लूंगी और आपका पूरा विषय मैं उनके सामने रखूंगी। तो इससे साफ साफ क्या पता चलता है? इससे साफ साफ ये पता चलता है कि यह जो गैजेट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो 2023 में निकाला गया था, इससे पहले से ही प्रशासन को यह भान था कि अंडमान की जनता, अंडमान का छात्र, अंडमान का युवा इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में है। उसके बाद भी उन्होंने अंदर अंदर कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ाते हुए यह पूरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। अथॉरिटीज को पता था, लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाते हैं, हाँ उठा सकते हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मगर मेरा ये मानना है कि इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार प्राइमा फेसिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि अगर अंडमान में कुछ डिसएग्रीमेंट्स है, अगर अंडमान की जनता को कुछ भी ऐसा विषय है जो उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो वह लोकल प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए। क्या एलजी साहब को पता नहीं था? क्या तत्कालीन सीएस साहब को पता नहीं था? पूरे प्रशासन को, और यहाँ तक कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन सेक्रेटरीज जितने भी थे, उन सभी को पता था कि छात्र इस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में है। और अभी जब छात्र रास्ते पे जब उतर गए हैं, तब इनका ये बोलना है कि आपको पूरा विषय पता नहीं है। विषय हमें तब से पता है जब से ये ऐलान हुआ था। इसके साथ ही मैं आप सभी के सामने करंटली जो स्टूडेंट्स का डिमांड है, जहां से ये विषय भड़का, इतने दिन तो छात्र शांति से थे, इतने दिन तक तो छात्रों ने कोई छात्रों में हम छात्रों ने कोई हो हल्ला नहीं मचाया था। छात्रों का ये मांग है कि अभी जब लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था, उस एडमिशन में एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कह करके एडमिशन करवाया था, केवल बीटेक के स्टूडेंट्स का ये कह करके एडमिशन कराया था कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस डीम्ड यूनिवर्सिटी के भाग होंगे। बाकी किसी को ये नहीं कहा था कि स्टूडेंट्स को बाद में जाकर के इस डीम्ड यूनिवर्सिटी में मर्ज किया जाएगा। सभी को ये लगता था कि वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 7th बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया, जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। 2 व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में, इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। एडमिशन करवाने के बाद में जब उनको पता है कि उनको एक ऐसा यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलने वाला है जो नेशनली बहुत रेप्यूटेड है, वहां से शिफ्ट करके बिना उनके कंसेंट का उन्हें इस डीम्ड यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और छात्रों के साथ ये धोखाधड़ी है। तो इस कारण से छात्र अभी रोड पे आए हैं। इसके साथ में ये पूरा विषय का पूरा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बोलूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी असल में है क्या, ये अगर छात्रों को भी अगर ये नहीं पता है, जनता को भी नहीं पता है, अगर ये मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना पड़ता है, तो मैं बता देता हूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। 2019 में यूजीसी ने एक रेगुलेशन निकाला था, यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2019। इस रेगुलेशन में उन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी को डिफाइन किया, और डीम्ड प्लस डिनोवा यूनिवर्सिटी जो अंडमान में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग
जो यह क्वालिटीज यह यूनिवर्सिटी रखने वाला है, उसके बारे में भी बताया था। तो इस गाइडलाइन में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी नहीं होगा, इट्स डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी। पहला बात तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ही नहीं है, इसे यूनिवर्सिटी माना जाता है। उसके बाद में डिनोवा कोर्सेस, डिनोवा कोर्सेस का अर्थ ये है कि कुछ ऐसे कोर्सेस जो रेगुलर कोर्सेस नहीं है, जो साइड बाय साइड चलाए जाते हैं, और वो स्पेशली अगर उस जगह का रिक्वायरमेंट होता है तब चलाए जाते हैं। तो ये सारा कोर्सेस इस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होगा। तो मैं ये पूछता हूँ कि अंडमान में जो रेगुलर कोर्सेस है, रेगुलर कोर्सेस में कई ऐसे कोर्सेस है जिसका यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है मगर उसका पीजी कोर्सेस नहीं है। आपने रेगुलर कोर्सेस को अपग्रेड नहीं किया और आप करते हो नए कोर्सेस की बात। और जैसे कि मैंने हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी विक्रम सिंह जी का जो स्टूडेंट्स को एड्रेस जब देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रीज आएंगे, इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। अंडमान में कौन सी इंडस्ट्रीज है और आप कौन से कोर्सेस को लाएंगे? छात्रों को यह यूनिवर्सिटी तभी एक्सेप्ट करेंगे, छात्रों को तभी यह यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करना चाहिए जब कोई अनसर्टेनिटी ना हो। आप खुद अपने आप में आप अनसर्टेनिटी में रह रहे हो। जब उन्होंने छात्रों को कहा कि यह यूनिवर्सिटी 5 साल से 10 साल तक गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेगा, तो उसके मेरा ये सवाल है, जब आप छात्रों को कहते हो कि 5 साल से 10 साल तक ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में के अंदर रहेगा, तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, उसके बाद ये कहाँ शिफ्ट होगा? इस गैजेट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यह यूनिवर्सिटी एक सोसाइटी के अंडर रन करेगा और यह सोसाइटी स्पॉन्सर्ड बॉडीज के थ्रू गवर्न होगी, और वो बॉडीज ही इसका जो जितना भी फाइनेंसेस है वो बॉडीज ही संभालेगा। तो जैसे कि अभी तक अंडमान में जितने भी नए नए इंस्टीट्यूशन है, जैसे अंडमान लॉ कॉलेज हो गया, एनिम्स हो गया, ये सभी सोसाइटीज ही रन कर रही है, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दिया है इन सबको। तो आप अलग अलग सोसाइटीज को आप डेमोलिश करके आप सिंगल सोसाइटी बनाओगे और उसे यूनिवर्सिटी के नाम पे आप गवर्न करोगे, तो चेंज कहाँ आया? मेजर चेंजेस तो कुछ है ही नहीं। एक सोसाइटी, एक बॉडी, ये यहाँ पे आपका सोसाइटी का पूरा आपका लिस्टिंग है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसमें आप सभी को मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, मीडिया पर्संस को। यह रेगुलेशंस एनिलस, अंडमान निकोबार का जो लॉ कॉलेज का जो सोसाइटी है, उसका जो बाईलॉस है, उस बाईलॉस में ही स्क्रूटिनी करके यह तैयार किया गया है। इसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके हेड होंगे, बाकी चीफ सेक्रेटरी सर है, वाइस चांसलर है। तो जैसा कि यहाँ पे बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो सोसाइटीज है, उसी के तर्ज पे ये तैयार किया गया। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहाँ पे इंक्रीज हुआ? यहाँ पे आप वही सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आप वही बॉडीज को फॉलो कर रहे हो, और स्टैंडर्ड्स एनहेंस होगा, एजुकेशन का क्वालिटी एनहेंस होगा। आप ये छात्रों के साथ ढकोसला क्यों कर रहे हो जबकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है? कहाँ हम एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से एक्ट पास करके इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया है, कहाँ हम उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के अंडर में है, और आप हमें एक सोसाइटी के अंदर में रन करने वाले यूनिवर्सिटी में धक्का मार रहे हो। क्या ये छात्रों के साथ सही है क्या? क्या ये आने वाले युवाओं के साथ सही है क्या? क्या ये उन बच्चों के साथ सही है क्या जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिनको ये पूरा विषय भी पता नहीं है? और इसके साथ ही आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मैं ये पूरे विषय में बहुत बड़ा एक एक्सपोज करने वाला हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट हो चुका है। डीम्ड यूनिवर्सिटी हम बहुत लोगों को लगता है स्थापित नहीं हुआ है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं स्थापित नहीं करने के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्थापना हो चुका है। आप गूगल में जाइए, उसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक करिए, नेताजी कुछ भी लिखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान डीम्ड यूनिवर्सिटी लिखिए, आपके सामने सबसे पहले यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खुलेगा। उसमें उनका प्रोस्पेक्टस, उसमें उनका बॉडीज और ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो आज मैंने कैरी किया है, ये सब आपको उस वेबसाइट में मिलेगा। उसमें आपको कई सारे ऐसे चीजें मिलेंगी जो मैं आपको अभी आगे बोलने वाला हूँ कि आप दंग रह जाओगे।
इस यूनिवर्सिटी का एक गवर्निंग बॉडी है, उसके साथ में एक मैनेजमेंट कमेटी है। ये सब इस यूनिवर्सिटी का जो कोर बॉडी है, कोर गवर्निंग बॉडीज है, ये सब जो यूनिवर्सिटीज को रन करेंगे। इसके साथ में आते हैं वीसी सर, उसके साथ में एक रजिस्ट्रार होगा। सबसे बड़ा एक्सपोज ये है कि ना रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हुआ है, ना जितने भी बॉडीज है, क्योंकि ये जो मैंने कॉपी आपको शो किया है, ये कॉपी मैंने वेबसाइट से ही निकाला है। यहाँ पे आपने देखा होगा नेम्स में सब कुछ ब्लैंक है, यहाँ पे डेजिग्नेशन और ऑक्यूपेशंस दे दिया गया है अथॉरिटीज का, जो जो इस बॉडी के पार्ट होंगे, मगर नेम्स अभी तक नहीं दिया गया, ना इसमें रजिस्ट्रार के बारे में कुछ बात किया गया। तो अगर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो गया है, अगर बाकी अथॉरिटीज नहीं आए, अभी तक क्या वीसी सर ने ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट किया है क्या वो स्टेशन में आया है क्या? अभी तक वो स्टेशन में दिखे नहीं। मगर इसके बाद भी आपको ये वेबसाइट में ही मिल जाएगा, कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन का अपॉइंटमेंट हो चुका है और डीब्रेड की प्रोफेसर है। तो इसका अर्थ क्या है? यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश नहीं हुआ, एचओडीज अपॉइंट नहीं हुए, डीन्स अपॉइंट नहीं हुए, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो आपका रेगुलेशन है यूजीसी में, 2 डीन होने ही चाहिए, 2 डीन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में होने ही चाहिए। वो डीन्स अपॉइंट नहीं हुए और आप बात कर रहे हो एग्जामिनेशन की, आप बात कर रहे हो कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन का मंशा ये है, अभी जो छात्र रास्ते पे उतरे हैं, ये छात्र जब तक का रास्ते पे रहेंगे तब तक का वो चुप्पी साध के रखेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सिलेबस आगे बढ़ेगा, यह सेमेस्टर का एंड का समय आएगा, उस समय एग्जामिनेशन अनाउंस होंगे, और जब एग्जामिनेशन अनाउंस होंगे तो छात्रों को मजबूरन से रोड से हटना पड़ेगा, क्योंकि उनका भविष्य का सवाल है। तो छात्रों के ऊपर एक मजबूरी बनेगा कि वे अपने मुद्दे को छोड़ करके वे एग्जामिनेशन दे। मैं छात्रों से ये अपील करना चाहता हूं कि कोई भी एग्जामिनेशन हो जाए, आप कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दोगे जब तक का एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लियर नहीं करता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करना भी है तो छात्रों का जो विषय है, फीस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंसेस आएगा या नहीं आएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई डिफरेंस पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। करेंटली जिन बच्चों ने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंडर में एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट्स का मर्ज इस यूनिवर्सिटी से नहीं होगा और उनका जो एडमिशन है वो पौंडीचेरी के अंडर ही रहेगा। जब ये सभी चीजों पे आश्वासन नहीं दे देता एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा ये आग्रह है छात्रों से कि आप बिल्कुल भी एग्जामिनेशन नहीं दोगे। इसके साथ ही मैं कुछ ऐसे चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे कि जब स्टूडेंट्स को एड्रेस किया था सेक्रेटरी सर ने, उन्होंने कहा था कि यह यूनिवर्सिटी नैक से एक्रीडेड है, एनसीएम से एक्रीडेड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक्रीडेड है। तो आपको क्या ये पता है कि डीब्रेड का जब मुद्दा आया था, और डीब्रेड का जब मुद्दा आया था, एफिलिएशन का पे सवाल उठा था, डीब्रेड तब भी और अब भी नैक से एक्रीडेड था, मगर छात्रों को तकलीफ उठाना पड़ा। वो छात्रों को जिन्होंने 4 साल तक वहां पे अपना समय दिया, उन छात्रों का समय बर्बाद हुआ था। ऐसे कई लोग हैं जो लोग अभी जो कोर्स उन्होंने पढ़ा था डीब्रेड में, जो कोर्स उन्होंने वहां पे लिया था, उससे हट करके अभी उनको मजबूरन दूसरे कामों में जाना पड़ रहा है। मतलब आप समझ सकते होंगे अंडमान निकोबार के एजुकेशन सिस्टम में यूटिलिटी नाम की चीज कितनी है और कितनी नहीं है। जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो सब्जेक्ट छोड़ करके उनको केवल आजीविका के लिए दूसरे रास्तों पे जाना पड़ता है। तो आप किसी से भी एक्रेडिटेशन ले लीजिए, आप कितना भी आप पेपर वर्क कर लीजिए, उसके बावजूद भी अगर आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हो, अगर आप स्टूडेंट्स को ये अश्योरेंस नहीं दे पाते हो, तो उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। ये सभी केवल पेपर वर्क का बात होगा। और यूजीसी के जो डीम्ड यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस 2019 है, उसमें कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैं आपके सामने रख दूं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो बोलते हैं कि सब कुछ उन्होंने फुलफिल किया है। जो नया डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा
वो टॉप 50 सब्जेक्ट्स कैटेगरी के बेसिस में टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूशंस में आना चाहिए। क्या इंस्टीट्यूशंस इन टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस में है क्या? क्या प्रशासन इस बात का जवाब दे सकता है क्या? क्या और उसके साथ ही ओवर एनआईआरएफ में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में ये आना चाहिए। ये जो भी इंस्टीट्यूशंस इस डिम्ड यूनिवर्सिटी में है, जिसको मिला करके यूनिवर्सिटीज डिक्लेयर होगा, तो क्या अंडमान के इंस्टीट्यूशंस और ये नया नवेला डिम्ड यूनिवर्सिटी, क्या ये उन 100 इंस्टीट्यूशंस में है क्या? साथ ही रिसर्च आउटपुट अंडमान में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स भी है जिन्होंने बहुत पढ़ा है, जो हाईली इंटेलेक्चुअल्स है, मगर अंडमान में कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स है जो गेस्ट फैकल्टीज है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टीज है, और कई प्रोफेसर्स ने नेट एग्जामिनेशन दिया है, कईयों ने नहीं भी दिया है। तो इस डिम्ड यूनिवर्सिटी में आपका एक और एक क्राइटेरिया है रेगुलेशन ऑफ 2019 में कि रिसर्च आउटपुट होना चाहिए। जो फैकल्टीज मेंबर्स है, जो हर एक एचओडीज के अंडर में जो फैकल्टीज मेंबर्स होंगे, उनको ईयरली 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करना होगा यूजीसी के द्वारा, मतलब रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स में, यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स में उनको मिनिमम दो रिसर्च पेपर उनको पब्लिश करना होगा। आप जा करके किसी भी कॉलेज का वेबसाइट खोल करके देख लीजिए और उसमें फैकल्टीज का डिटेल्स में देख लीजिए, उन्होंने कितना जर्नल लिखा है और कितने सालों पहले लिखा है। अंडमान में जितने प्रोफेसर्स हैं, इन्होंने पढ़ाई तो किया है, मगर रिसर्च फील्ड में और एकेडमिक फील्ड में इनका कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन लगभग ना के बराबर है। बहुत कम ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कंटिन्यूअस अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने अपने एकेडमिक डिसिप्लिन में कुछ ना कुछ ऐसे रिसर्च वर्क करते रहते हैं जिससे उस डिसिप्लिन का एनहेंसमेंट हो। ये एक क्राइटेरिया हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट। 2019 के रेगुलेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डिम्ड यूनिवर्सिटी कैंपस होगा उसमें पर पर्सन के हिसाब से 30 स्क्वायर मीटर का बिल्ड एरिया होना चाहिए। 30 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप एरिया पर स्टूडेंट के हिसाब से। तो अभी मैं ये पूछता हूँ, अंडमान में जेएनआर में मिला करके और बाकी 7 जितने भी 7 इंस्टीट्यूशन है, सब स्टूडेंट्स होंगे। 5000 स्टूडेंट्स होंगे, 10,000 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, 10,000 नहीं मानते, 8 या 7,000 स्टूडेंट्स मानते हैं हम। अगर हर एक स्टूडेंट्स को, अगर हम लोग ये माने कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए 30 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप एरिया अगर होना चाहिए, तो नहीं करके 70 to 90,000 स्क्वायर मीटर्स का जगह चाहिए। आप सारे इंस्टीट्यूशन को, आपने कहा है ना, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है कि ये एक हब यूनिवर्सिटी होगा, एक फुल फ्लेज वन कैंपस नहीं होगा, अलग अलग जगह में कैंपसेस होंगे और सबका अलग अलग कैंपस होगा और एक सेंट्रल ऑफिस होगा, जो ये विक्रम जी ने बताया मंगलूटान में है और 6 हेक्टेयर्स का लैंड है उसमें। तो इतने स्टूडेंट्स में अगर हम लोग रेगुलेशन की बात करें तो क्या 70,000 स्क्वायर मीटर, 90,000 स्क्वायर मीटर का क्या इतना जमीन क्या अंडमान में है? और सारे इंस्टीट्यूशंस को आप मिला लो, आप लोअर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को भी आप मिला लीजिए, और आप जो नए कैंपस का जो आप सेटअप कर रहे हो, आप अंडमान लॉ कॉलेज का भी जो कैंपस है, जो ब्रिजगंज में प्रपोज्ड है, और मंगलूटान वाला जो कैंपस की बात कर रहे हो, आप उसको भी मिला लीजिए, तो भी इतना जमीन अंडमान में आप नहीं ला सकते हो। तो आप डिम्ड यूनिवर्सिटी केवल नाम का आप एक डिम्ड यूनिवर्सिटी आप स्टार्ट करोगे और ना इसमें सब्जेक्ट्स को आप बढ़ाओगे। मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल आप सबके सामने देना चाहता हूँ। अंडमान के कॉलेजेस में जूलॉजी और बॉटनी है, जूलॉजी एंड बॉटनी डिपार्टमेंट है, और अंडमान वो जगह है जिसका फ्लोरा एंड फौना इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, इन दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए जितना सुटेबल है उतना पूरे भारत देश में शायद ही कहीं होगा।
जूलॉजी एंड बॉटनी। और अंडमान में इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का सॉरी इन दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन का रिसर्च सेंटर भी है। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन का रिसर्च सेंटर भी है। मगर अंडमान में इन दोनों सब्जेक्ट्स का पीजी कोर्सेस नहीं है, केवल यूजी कोर्स अवेलेबल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट करते हैं 3 साल के लिए, फिर उन्हें एमएससी करने के लिए जाना पड़ता है मेनलैंड। एमएससी उनको मेनलैंड करने के लिए जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे एनवायरमेंट भी सूट करता है, रिसर्च सेंटर्स भी अवेलेबल है, रिसर्चर्स भी अवेलेबल है। आप इतने सालों में जो काम आप कर सकते थे आपने वो काम नहीं किया, और अभी आप बोल रहे हो कि आप नए कोर्सेस लाओगे और स्टैंडर्ड को एनहांस करोगे। आप इतने सालों में आपने क्या काम किया? जनरेशन से अंडमान में JNRM है, जनरेशन से अंडमान में कई इंस्टीट्यूशंस है, नए नए जो इंस्टीट्यूशंस खुले हैं उसमें आपने किया होगा, आपने डेवलपमेंट किया होगा, स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, मगर आपने स्टैंडर्ड को एनहांस करने के लिए आपने अपने तरफ से क्या किया? पौंडीचेरी को अंडमान से हटाने का मेन कारण है डीप रेट का इशू, और इसके साथ ही अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और LG सर के साथ में जो उस समय के VC सर के साथ में जो भी उनका कंट्रोवर्सीज था, जिसके बारे में डीप रेट के समय पे उजागर हुआ था, ये इन सभी कारणों से डीप रेट को पौंडीचेरी को नजरअंदाज किया गया और यह डीम्ड यूनिवर्सिटी को लाया गया। कई केसेस उस समय डीप रेट को लेकर के हाई कोर्ट में चल रहे थे, डीप रेट को लेकर के, और एडमिनिस्ट्रेशन और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बीच में केसेस चल रहे थे। आपने यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, केवल अपना ईगोइस्टिक मुद्दे को चलाने के लिए। इसके साथ ही जब अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से अभी जितने स्टूडेंट्स पास आउट है, जैसे हम पास आउट है, आप सभी पास आउट है, और जितने स्टूडेंट्स इस साल से पहले जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे, वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? कोविड के टाइम से, कोविड के बाद से कोई भी कोविड के टाइम से एक बार भी कॉन्वोकेशन कंडक्ट नहीं किया गया है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से। ना यहाँ के जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बच्चों का डिग्री अंडमान में पूरी तरीके से लाने में सक्षम है। 2019 के, 2018 के, उससे भी पहले, उस साल से भी पहले के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके हाथ में अभी तक डिग्री नहीं आया। कई लोगों को अंडमान से, क्योंकि उन्हें अपना पढ़ाई पूरा करना है, कई लोगों को अंडमान से जाना पड़ता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, 15-20 हजार रुपया खर्चा करके उन्हें जाना पड़ता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, और वहां जाकर के अपना डिग्री लेना पड़ता है, और वो वहां जाकर के डिग्री लेते हैं। यहाँ का इंस्टीट्यूशन फॉर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन पौंडीचेरी से डिग्री लाने के लिए फेल है, क्योंकि कॉन्वोकेशन भी अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। तो मेरा ये सवाल है, आगे जाकर के जब अंडमान निकोबार में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्थापना पूरी तरीके से हो जाएगा, और एनओसीज की बात की गई थी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने कई सारे एनओसीज मांगे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप अपना एफिलिएशन वापस ले और हम एक नए डीम्ड यूनिवर्सिटी के हाथों में सौंप दें। जब ये एनओसीज का जितना भी पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटी पूरा हो जाएगा, और जब अंडमान में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का कोई अथॉरिटी नहीं होगा, और अंडमान से ये यूनिवर्सिटीज मतलब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीटली यहाँ से हट जाएगा, उस समय ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? क्या आपने ऐसा कोई व्यवस्था किया है क्या कि आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से संपर्क बना के रखोगे? आप उनका डिटेल्स, उनका जो डिग्री है वो आप यहाँ पे मतलब अंडमान में मंगाओगे? अंडमान में जो गरीब बच्चा है, अंडमान में सभी का तो इकोनॉमिकल स्टेटस एक नहीं है, जो अंडमान का गरीब बच्चा है, क्या वो इतना खर्चा करके क्या वो पौंडीचेरी जा पाएगा क्या? और अगर जा भी पाएगा तो वो क्यों जाए? आपने जिम्मेदारी लिया है स्टूडेंट्स का। और ये मुद्दा जब मैं छात्र था तब भी मैंने 3-4 बार कॉलेज के अथॉरिटीज के सामने भी उठाया कि कई स्टूडेंट्स का डिग्री अभी तक आया नहीं है, वो कई सालों से वेट कर रहे हैं। उनको अभी रिसेंटली जितना भी रोजगार मिला हुआ था, उनको उन सब में अपीयर होना है, एप्लीकेशन फाइल करना है। तो आपने इस चीज को क्लियर क्यों नहीं किया?
इंस्टीट्यूशंस थे, जेएनआरएम से, एनकॉल से कई प्रोफेसर्स इन चीजों के लिए पौंडीचेरी जाते हैं ईयरली एक बार, मगर कुछ भी इसका कंक्लूजन नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये केवल करंट स्टूडेंट्स का मुद्दा नहीं है, ये पहले के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका भी मुद्दा है कि उनके ऊपर भी एक बड़ा गाज गिरने वाला है जब ये न्यू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो जाएगा, तो क्योंकि पौंडीचेरी से सारा संपर्क खत्म हो जाएगा, और यहाँ के अथॉरिटीज बिल्कुल भी आपके लिए लायबल नहीं रहेंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। इसके साथ ही मेरा एक और विषय बोलना था, जो नए वीसी अपॉइंट हुए हैं, नए वीसी सर जो अपॉइंट हुए हैं, ये वीसी सर का भी आपको इनका डिटेल्स भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। वीसी सर करेंटली IISER कोलकाता में करेंटली एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, जब इतना मुद्दा यहाँ पे भड़का हुआ है, वीसी स्टेशन में क्यों नहीं है, वीसी ग्राउंड जीरो पे क्यों नहीं है? जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप हम सबको मानते हो, एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कह रहा हूँ, आप हम सभी स्टूडेंट्स को आप मानते हो कि हम सभी इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के पार्ट है, तो उस डीम्ड यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में जब हम बोलते हैं तो उसका जो सर्वोच्च अधिकारी है वो हमारे बीच में क्यों नहीं है, और वो वहां पे वर्क क्यों कर रहे हैं? तो फाउंडेशन के समय पे आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया है, इस फाउंडेशन के समय पे जब आप इसे स्टैब्लिश कर रहे हो, इस समय में उसका जो सर्वोच्च अधिकारी है वो एक दूसरे इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहा है एज देयर रेगुलर फैकल्टी, एज देयर रेगुलर एम्प्लॉय, और यहाँ पे उनके ऊपर में वीसी का दायित्व है, यहाँ पे उनके ऊपर में वीसी का दायित्व दिया गया है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के मैटर को कितना लाइटली आगे लेकर के जा रहा है। इसके साथ ही वीसी सर का एक इंटरव्यू भी है, वीसी सर का आप यूट्यूब में देखोगे, वीसी सर का इंटरव्यू डीडी में पब्लिश हुआ है, उसमें उन्होंने इन सभी विषय को डील किया है, मगर उन्होंने छात्रों का जो कोर मुद्दा है उसके ऊपर बात नहीं की। ठीक है सर, हम मानते हैं कि आपको इस यूनिवर्सिटी का जिम्मेवारी दिया गया है, आप करिए, आप काम करिए इस पर, आप इस यूनिवर्सिटी को आगे लेकर के जाइए, मगर आप जिस यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट अथॉरिटी में बैठे हुए हो, हम सभी उस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप हमारी बातों को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? आप हमारे बीच में आइए सर, आप हम सभी से बात करिए, आप फैकल्टीज के साथ में हमसे बात करिए। होगा कि अंडमान में जो फैकल्टीज है, होगा कि अंडमान में जो प्रिंसिपल्स है, इनको आप जितना नॉलेज नहीं होगा, मगर आपको तो है, आप आइए हमारे बीच में। इसके साथ ही मैं अंत में ये बोलना चाहूंगा कि हमारे माननीय सांसद विष्णुपद रे जी, जो अभी शायद स्टेशन में नहीं है, उन्होंने रिसेंटली ये मैं कोई पॉलिटिकल विषय नहीं बोल रहा हूं, अंडमान में किसी भी पार्टी का सांसद हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। और अंडमान में जो 4 से 5 लाख का जो यहाँ का पॉपुलेशन है, उन सभी को रिप्रेजेंट करता है अंडमान का सांसद। उन्होंने एलजी सर को ये लेटर दे करके उन्होंने कहा है कि आप करेंटली इस विषय को आप पेंडेंसी में रखिए, आप करेंटली ये पूरा मैटर को रोकिए, स्टूडेंट्स के ऊपर में कोई भी दबाव नहीं बनाइए, उन्होंने कहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रयास नहीं है। इसी से साबित होता है कि इस लोकतांत्रिक देश में और अंडमान में, लोकतांत्रिक देश का भाग होते हुए अंडमान में एक लोकतांत्रिक रिप्रेजेंटेटिव, एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का बात नहीं सुना जाता है। और जब एमपी सर हमारे कहते हैं कि इसे पेंडेंसी में रखा जाना चाहिए, उसी जगह में एडमिनिस्ट्रेशन के जो हायर अथॉरिटीज है, वे स्टूडेंट्स को जमा करके कंसेंसस बनाते हैं, वो स्टूडेंट्स को जमा करके स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा विषय है। उन्होंने इसके साथ में उन्होंने ये भी दिया था, हमारे जो सांसद है उन्होंने दिसंबर 2025 को उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने लिखा था एन अपील फॉर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स।
उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये कहा है कि आप इसे रिकंसिडर करिए, आप इसे रिव्यू करिए। उसके बावजूद भी अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे यूनिवर्सिटी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो मेरा साफ साफ जो मैंने शुरुआत में कहा था वो मेरा अभी भी कहना है, अंडमान निकोबार में इस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि अंडमान निकोबार एक डीम्ड टू बी अ डेमोक्रेसी है। यहाँ पे प्रशासन छात्रों का बात नहीं सुनता है, यहाँ पे प्रशासन जनता का विषय नहीं सुनता है। अंत में मैं आप सभी मीडिया चैनल्स के माध्यम से मैं ये अपील करूंगा कि जो छात्र अभी तक रोड में नहीं आए हैं वो सभी इन छात्रों का समर्थन करें, जनता इन छात्रों का समर्थन करे, पॉलिटिकल पार्टीज इन छात्रों का समर्थन करें, ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी संगठन इन छात्रों का समर्थन करें और एक जॉइंट एक्शन फोरम के रूप में हम सभी के साथ में आए और आगे जा करके, क्योंकि ये पूरा विषय अगर लंबा चलेगा तो आगे जा करके हो सकता है कि ये स्थापित किया हुआ डीम्ड यूनिवर्सिटी आगे फंक्शनल भी हो जाए। तो अगर प्रशासन हमें कन्विंस करती है तो ठीक है, अगर प्रशासन हम छात्रों को कन्विंस कर नहीं पाती है तो हमें रोड में उतरना पड़ेगा और हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।